नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। सोनीपत में रास्ता खुलवाने के लिए अहम बैठक हुई। दीनबंधु छोटूराम कॉलेज पहुंचे एसीएस और डीजीपी। सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई। एक तरफ का रास्ता खोलने पर लगातार मंथन चला तो वहीं किसान नेताओं ने बैठक में आने से मना कर दिया। सरकार ने रास्ता खोलने के लिए कमेटी बनाई और इस दौरान अलग अलग इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रधान उद्योगपति इसमें शामिल रहे। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और सीएम ने इस दौरान एमएमएफबी पर फसलों के सत्यापन वर्ष 2021-22 में फसलों की खरीद की तैयारी की समीक्षा की। सीएम ने प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। वहीं केएमएस 2021 से पहले अतिरिक्त क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने और बाजार की व्यवस्था और साथ ही साथ बाजरा की तस्करी रोकने पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आगामी वर्ष 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की उपार्जन के लिए बाधा रहित उपार्जन सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। अतिरिक्त उपार्जन केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक स्थानों की समय पर पहचान शीघ्र की जाए। सीएम ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर, तौल, तराजू, बारदाना और सिलाई मशीन आदि भी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने बताया कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। मक्का, बाजरा और चंद्रमा की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने की योजना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। वहीं मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री को आगे उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की खरीद 2021-22 भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट और कलह थम नहीं रही है। मुख्यमंत्री पद के नाम पर सहमति नहीं होने के बाद आज होने वाली विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार और एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन तो मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत द्वारा अल्लाह अकबर कहने के साथ ही हो गया था खत्म। हरियाणा की राजनीति में सब ठीक ठाक होने के सवाल पर रामविलास शर्मा ने कहा कि राजनीति में कभी नहीं होता सब ठीक ठाक। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में गुणात्मक शिक्षा पर जोर, बेरोजगारी दूर करने में अहम रोल निभाएगी नई शिक्षा नीति। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने तीनों कृषि विधेयकों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 9 महीनों से देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार पर विवेक बंसल ने कहा कि अगली बार करनाल संगठन बने होने पर ही आना होगा। कैथल के उपमंडल पुंडरी हल्के से निर्दलीय विधायक रणधीर कोलन ने सरकार की अनदेखी से नाराज होकर अल्टीमेटम दिया है, जिसमें विधायक रणधीर कोलन गठबंधन सरकार से अलग हो सकते हैं। विधायक रणधीर कोलन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें लोगों का कहना है कि अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं और जल्द इस्तीफा देकर अलग होंगे विधायक। गुरुग्राम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें पहला कार्यक्रम सेक्टर 44 स्थित एप्पल हाउस में किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया। दूसरा कार्यक्रम सेक्टर 23 स्थित नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जहां पैरालंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और पैरालंपिक खेलों में हरियाणा के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से 6 ने पदक जीतकर देश की झोली में मेडल डाले।
चरखी दादरी जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज के लिए किसान मॉडल स्कूल को अस्थायी भवन तय होने के बाद प्रशासन आज तक कॉलेज पहुंचने के लिए रास्ते को ठीक नहीं करवा पाया। कॉलेज के लिए शहर से जाने के लिए ना तो कोई साधन है, ना कोई साइन बोर्ड, दलदल भरा रास्ता, परिसर में खड़े झाड़ और पीने का पानी का भी इंतजाम नहीं है, जिससे कॉलेज में कोई छात्र एडमिशन नहीं करा रहा। यमुनानगर में आज उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब एक व्यक्ति अपने किसी परिचित की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हमीदा हेड पर पहुंचा। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। उसे खोजने के लिए एक पटवारी, गोताखोर सहित 6 लोग कश्ती में सवार होकर के निकले और तेज बहाव में नाव भी पलट गई, जिसमें 4 लोगों को तो किसी प्रकार बचा करके बाहर निकाला गया। लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और विकी नामक एक व्यक्ति गहरे पानी में चले गए, जिन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन घंटों प्रयास के बावजूद भी अभी उनका कोई पता नहीं चल सका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित हो रही महिला सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुबह 13 बसें चलाई गईं। सभी बसें कोविड-19 नियमों के अनुसार यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए चलाई गईं। चरखी दादरी डिपो प्रबंधक ने बताया कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक स्पेशल बसों द्वारा ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। ट्रैफिक मैनेजर दीपक ने बताया कि महिला लिखित परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए। 18 सितंबर के लिए 13 बसें चलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि अब एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्रों को अनिवार्य रूप से बोर्ड की परीक्षा को पास करना होगा। किसी भी बोर्ड यानी सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अन्य किसी बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों को भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार ने आरटीई में संशोधन करने का निर्णय लिया था। शिक्षा की नियमावली हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 और एजुकेशन बायलॉज 1995 के तहत हरियाणा बोर्ड ने निर्णय लिया कि वो हरियाणा में किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों की परीक्षा लेगा। फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें एनआईटी विधानसभा की पर्वतीय कॉलोनी की है, जहां लोग गंदे पानी के बीच खड़े होकर प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। फरीदाबाद में सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि फरीदाबाद, बड़खल, एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, प्रतला और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा है। सभी जगहों पर लोग सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सोहना में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफी और कर्मचारियों पर जल्द इस पर गाज गिरने वाली है। एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि वो जल्द सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों की एक मीटिंग ली, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट का ब्यौरा नगर परिषद से मांगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को जल्द ही ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। महम में राज्यसभा सांसद ने राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 15 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि स्टूडेंट ओलंपिक खेलों का शुभारंभ महम से ही हुआ था और एक बार फिर से इस प्रतियोगिता का आयोजन महम में हो रहा है, जो महम के लिए सौभाग्य की बात है। करनाल के नीलोखेड़ी के पास बीती 14 सितंबर को 3 लाख की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि चाचा भतीजे ने ही 3 लाख हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोहारा में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने लाखों रुपए की हीरोइन सहित बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपनी पहचान भूना निवासी विक्रम और बिकी के रूप में की है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सप्लायर के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
रतला के सीकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों से अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट की। महिला ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने महिला के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी डिलीवरी में अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और डिलीवरी करने के लिए उनको कम से कम 10 इंजेक्शन लगा दिए गए। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए थे। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी। इसी दौरान रेवाड़ी के कोसली गांव में आरपीएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में इतिहास रच दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएस कॉलेज के 27 छात्रों में 20 छात्रों का आईआईटी में चयन हो गया, जिससे पूरे इलाके के लिए गौरव की बात है। स्कूल प्रबंधन ने इसका श्रेय अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया। पानीपत के गांव बाबरपुर मंडी के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई गई। युवक की पीठ पर लटका हुआ बैग भी मिला। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रादौर के गांव जुब्बल के पास शनिवार देर रात 3 वाहनों की हुई भिड़ंत में 2 की मौत हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड करके लेके जा रहा था और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भटनागर कॉलोनी में गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर हो गई है। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग की। दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम रखा। पानीपत के चुलकाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है और बदमाशों ने देर रात 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 105 कॉलोनियां वैध हैं और अवैध कॉलोनियों की संख्या 152 है। कैथल शहर में डीटीपी के सर्वे के मुताबिक अब अवैध कॉलोनियों की संख्या 74 पहुंच गई। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनी सिर्फ 14 ही हैं। अवैध कॉलोनियों की संख्या तब बढ़ रही है जब हर महीने डीटीपी का अमला कम से कम 2 अवैध कॉलोनियों को गिराने का काम कर रहा है। अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर शहर से सटी 1.5 से 3 एकड़ तक खेतों की जमीन का चयन करते हैं और पार्टनरशिप में लेकर इसको चोरी छिपे डेवलप करते हैं। इससे वो डीटीपी को जाने वाली मोटी फीस बचाने के साथ ही सड़कों, पार्क, सीवरेज में इस्तेमाल होने वाली जमीन को भी प्लॉट काटकर बेच देते हैं। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्तों के द्वारा घर में मोती की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमाने के साथ साथ देश में मोती बेचकर नाम वो कमा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले 2 दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर थे, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो ने इनकी जिंदगी बदलकर रख दी। रेवाड़ी के गांव कवाली निवासी एक गरीब राजमिस्त्री है, जिसके पुराने और खंडर घर की खुदाई के दौरान प्राचीन काल के 3 बाण और कुछ धातु के सिक्के मिले हैं, जिन्हें उसने प्रशासन को सौंपकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। रेवाड़ी के कवाली गांव से सोनू कवाली ने बताया कि सत्तन मिस्त्री के बहुत पुराने मकान में खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान मकान से 3 तीर और 1800 सन के कुछ सिक्के मिले। वहीं गांव वाले प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि गरीब सत्तन मिस्त्री की ईमानदारी से पुरातत्व विभाग को कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का उनका फैसला गलत था।
बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पहले मैंने कहा था कि मेरा राजनीति से मोह भंग हो गया है, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने बंगाल के लिए काम भी किया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,121 नए मामले सामने आए, 39,633 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,391 नए केस आए सामने, एक दिन में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, एक दिन में 131 मरीजों की मौत हुई। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण पिछले साल मार्च से बंद विद्यालयों को 1 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया। सीएम पिनराई विजयन ने की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,003 नए केस आए सामने, एक दिन में 18 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 41 नए केस मिले, एक दिन में 44 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 404 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 नए केस आए सामने, एक दिन में 6 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 323। हरियाणा में 5 दिन में लगी 21 लाख लोगों को वैक्सीन। टीकाकरण सप्ताह के दौरान 21,69,216 डोज लगी हैं। प्रदेश में अब तक 2,04,69,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 3,63,719 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप सभी ने खास बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड कायम किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल फील्ड के जो लोग पिछले 2 साल से जुटे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज्बेक्स भी शामिल होंगे। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। दिल्ली के कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया। ईडी का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना किया। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी जांच कर रही है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। आईपीएल 14 के दूसरे चरण का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। आपको बताएं कि कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद आईपीएल 14 को 4 मई को स्थगित कर दिया गया था। तब तक 29 मैच खेले गए थे। सीजन के 31 मैच बचे हैं जो 27 दिनों में खेले जाएंगे।